शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज में शामिल रहे यूपी के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से इस वक्त इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर सख्त दबाव है। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि उन्हें हुकूमत की तरफ से ऐसी हिदायतें दी जा रही हैं जो दीनी मदारिस की रिवायत और उनके निज़ाम तालीम के खिलाफ है। पेशे मुश्ताक आमिर की एक खास रिपोर्ट। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ हुए अवामी एहतजाज में बाज इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के तलबा के शामिल होने के मामलात सामने आए थे। यूपी पुलिस इन तलबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे हालात में इस वक्त रियासत के दीनी मदारिस सख्त जहनी दबाव में हैं। दीनी मदारिस का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से दीनी मदारिस को हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। मदरसे की देखिए अलिफ से लेके ये तक जितनी जानकारियाँ थी सब हमने पोर्टल पे डाल दी हैं, कौन प्रबंधक है, कौन क्या है। तो अब इस तरह एक ही सवाल को बार बार करने का मतलब कि हमें डराया जा रहा है, हमारे हौसले को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आपका ऑर्डर आता है और उसमें भी ये लिख के आता है कि अति आवश्यक है और तत्काल है, फला है। तो इतनी उजलत में इस तरह के काम, ख़ासतौर से तालीमी सिलसिले के जो भी काम होते हैं वो प्लानिंग के तहत होते हैं। इसलिए कि उसको आप हमको बताएंगे, फिर हम अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे, फिर वो अपने गार्जियन तक पहुंचाएंगे। इसमें बहुत ही सोच समझ कर मतलब फैसला लेने की ज़रूरत है। रियासत के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। चूँकि दीनी मदारिस की माली इमदाद रियासती हुकूमत की जानिब से की जाती है, लिहाजा ये मदारिस हुकूमत की हिदायत मानने को मजबूर है। मदारिस के जिम्मेदारान का इल्जाम है कि रियासती हुकूमत खासतौर से ही दीनी मदारिस को निशाना बना रही है। मेरी उनसे सिर्फ उतनी गुजारिश है कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को अगर आप मलहूद खातिर रखना चाहते हैं तो जो शरीफ अवाम है उसको इज़्ज़त दें। जो बदमाश हो, किसी कौम का हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, किसी कौम का हो, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत खुल के कार्रवाई करे। हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन किसी एक कौम को आप तबका बना करके नहीं, मुसलमान हो उसके बाद मदरसा क्या खताकार है? नहीं, इसी सड़क के ऊपर उधर स्कूल है, इधर मदरसा है। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान दबे लफ्जों में ये भी कहते हैं कि उनको हुकूमत की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों से दूर रहने और शहरियत कानून और एनआरसी के ताल्लुक से पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए कहा गया है। मदारिस का कहना है कि हुकूमत के इस तरह की मदाखलत से दीनी मदारिस का निज़ाम तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोनों पार्टियों के दरमियान मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने का मुकाबला चल रहा है। इलाहाबाद में संगम किनारे मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शहरी तरमीमी कानून किसी भी तरह से हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने शहरियत कानून और एनआरसी के मामले में मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस वक्त यूपी में सपा और कांग्रेस के दरमियान मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने का मुकाबला चल रहा है। श्रीमती प्रियंका ट्विटर वाड्रा हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, दोनों लोगों के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और एक ऐसे मुद्दे को लगातार हवा देने का काम किया जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसको लेकर के अब देश की जनता को जब सच पता चल रहा है तब इनकी थू-थू हो रही है। यह बात स्पष्ट किया था देश के गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर भी। जब यह एक्ट के रूप में देश के सामने आ गया तब इसको लेकर के किसी भी प्रकार की जो अफवाह फैलाए हैं वह देश और प्रदेश के हितों की चिंता कम, उनको अपने वोटों की चिंता ज़्यादा है। और विशेष तौर से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने की प्रतियोगिता चल रही। जंग तो खुद ही मसला है एक, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि ईरान और अमेरिका के माबैन जल्द अज जल्द मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करे।
मज़कूरा तंजीम के सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने हुकूमत हिंद के तौसत से पेश की गई दरख्वास्त में ये भी वाज़ेह किया है कि सभी मामलात बातचीत के जरिए हल होने चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क के अवाम जंग नहीं चाहते। ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट के सदर के मुताबिक ईरान व अमेरिका के माबैन बढ़ती कशीदगी जंगी सूरत हाल सिर्फ इन दो ममालिक और खित्ते के लिए ही नहीं, आलम इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। हम लोग इमरजेंट मीटिंग इसकी कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन से हम अपील करेंगे कि दोनों मुल्कों से बात करें कि किसी तरह से इस मामले को डिफ्यूज़ किया जाए। वैसे जो गम और गुस्सा है ईरान का वो बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि ज़रा बहुत ही उजलत और बग़ैर सोचे समझे बहुत सी चीज़ें की गई। तमाम फैसले न ताकत से होने चाहिए और न जज्बात जुनून में, लिहाजा हालिया सूरत में यूनाइटेड नेशन को फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। कि अमेरिका एक जमहूरी मुल्क है और वहाँ के अवाम जो हैं या कहीं के भी अवाम हो, किसी भी मुल्क के अवाम हो, वो लड़ाई और जंग नहीं चाहते, किसी तरह से कोई कन्फ्लिक्ट, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। वादे है कि ईरान की जानिब से ये वादे किया गया है कि जनरल कासिम सुलेमानी की शक्ल में अमेरिका ने ईरान का एक बाजू काटा है, उसके जवाब में खित्ते में अमेरिका की टांग काट दी जाएगी। डॉक्टर अम्मार रिजवी कहते हैं कि तमाम अमन पसंद ममालिक को आगे बढ़कर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहिए, जिससे ये सूरत हाल खत्म हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। मारूफ सहाफ़ी और शायर प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी का दिल्ली के एक अस्पताल में आज इंतकाल हो गया। वो 63 बरस के थे। कल बाद नमाज जुमा दिल्ली के जामिया कब्रिस्तान में तदफीन होगी। उबैद सिद्दीकी की रहलत को एक बड़ा सानिया करार दिया जा रहा है। उबैद सिद्दीकी का ताल्लुक मेरठ से था, जहां उन्होंने अपनी तालिबे इल्मी के ज़माने में हफीज़ मेरठी से इस्तिफादा किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया होते हुए वो ऑल इंडिया रेडियो से BBC लंदन पहुंचे। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर की खिदमत अंजाम दी। एक ज़माने में ETV उर्दू के प्रोग्राम हमारे मसाइल के मेज़बान भी रहे। 2010 में उनका पहला मजमूए कलाम रंग हवा में फैल रहा है शाया हुआ था। प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी की हयात और खिदमात पर मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं मारूफ सहाफ़ी कुर्बान अली से। कुर्बान अली साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपसे ये सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ख़ासतौर से उर्दू सहाफ़त में उबैद सिद्दीकी के इंतकाल से कितना बड़ा वॉइड क्रिएट हो जाता है? देखिए, उबैद सिद्दीकी उस मायने में तो उर्दू के सरकर्दा सहाफ़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत उर्दू सहाफ़त से की थी और हुजूम एक हफ्तेवार शाया होता था रिसाला दिल्ली से, उससे उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया था और फिर उसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में शामिल हुए और वहीं से उनका इंतखाब किया गया BBC उर्दू सर्विस में, जहां वो 1988 से लेकर के 1997 तक रहे, तकरीबन 10-11 साल। और उसके बाद वो आकर के NDTV से वाबस्ता हुए और फिर जैसा आपने अभी बताया कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो AJK MCRC रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके वो डायरेक्टर और प्रोफेसर हुए और आपके चैनल के लिए उन्होंने हमारे मसाइल प्रोग्राम किया कई बरस तक, जो काफी मकबूल था। तो वो शुरुआती दिनों में सहाफती जिंदगी से वाबस्ता थे, फिर बाद में एकेडमिक लाइफ में चले गए और अभी तक वो वही फराइज अंजाम दे रहे थे। लेकिन वो एक बड़े मुमताज शख्सियत थे और बहुत ही इंफरादियत वाली शख्सियत थे। वो शायर भी थे, वो सहाफी भी थे, ब्रॉडकास्टर भी थे और प्रोफेसर भी थे। बिल्कुल। कुर्बान अली साहब, लिटरेचर में उनका क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है?
देखिए वो अलीगढ़ में अपने तालिब इल्मी के ज़माने में ही वहाँ की लिटरेरी से वाबस्ता थे, उसके सेक्रेटरी रहे और वहाँ की अलीगढ़ मैगजीन, यूनिवर्सिटी की मैगजीन है, उसके एडिटोरियल बोर्ड में थे। वहाँ बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम कराए लिटरेचर के ताल्लुक से, मुशायरे कराए और शहरयार जो बहुत मकबूल उर्दू शायर हुए हैं उनके वो दरअसल शागिर्द थे और उनकी शागिर्दी में रहते हुए उन्होंने अपनी शायरी शुरू की। लेकिन शायरी में भी वो बहुत उस तरह से नहीं शामिल रहे कि वो उनका ब्रेड एंड बटर नहीं था, मतलब जरिया माश नहीं था। और फिर उन्होंने पूरा फोकस अपना ब्रॉडकास्टिंग पे किया और बीबीसी में तकरीबन 10 बरस रहते हुए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जो उबैद सिद्दीकी के नाम से याद किए जाते हैं आज भी। बिल्कुल। कुर्बान अली साहब, उबैद सिद्दीकी की शख्सियत कैसी थी और आपकी क्या कुछ यादें जुड़ी हुई हैं उनसे? जी, मेरा तो तकरीबन 30 बरस पुराना उनसे ताल्लुक था। अलीगढ़ के ज़माने से ही मैं उनको जानता था, लेकिन हम लोगों की बाज़ाब्ता मुलाकात बीबीसी के ज़रिए से हुई और वो 1989 से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। और बाद में मैं जब खुद बीबीसी में लंदन गया तो वो बहुत ही एक मुहज़्ज़ब शख्सियत, एक बहुत ही शफीक दोस्त और पुरखुलूस इंसान थे और अपनी मेज़बानी के लिए वो जाने जाते। और इसके अलावा ये कि बड़े दिल वाले आदमी थे। उर्दू के बीबीसी उर्दू सर्विस के हेड थे रज़ा अली आबदी साहब, उन्होंने अपना एक सफ़रनामा शेर दरिया जब उन्हें पेश किया उबैद सिद्दीकी साहब मरहूम को, अब मरहूम कहते हुए थोड़ी जबान लगती है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि अपने दोस्त उबैद सिद्दीकी के लिए जिनका दिल शेर भी है और दरिया। तो आप इससे समझिए कि ये एक ऐसी उबैद सिद्दीकी की जो चादो नाज़िर ही लोगों को मिलती है। और इसके अलावा उनका बहुत दखल था। उन्होंने साहित्य अकेडमी के लिए कई फिल्में बनाई, प्रोग्राम्स किए और हमेशा जब भी उनको मौका मिलता था वो उनका एक शेरी मजमुआ जो आपने जिक्र किया कि फूल रंग हवा में घुल रहा है, वो शाया हुआ। और रेख्ता की जो वेबसाइट है उस पर भी उनका कलाम इस वक्त मौजूद है। तो वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्हें आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता और उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में बसी रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल कुर्बान अली साहब, और जिस तरह से आपने कहा कि उबैद सिद्दीकी साहब जो है वो काफ़ी क्रिएटिव मिजाज के रहे होंगे, काफ़ी क्रिएटिव नेचर उनका रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर ब्रॉडकास्टिंग और पोइट्री और साथ ही साथ आपने फिल्मों की भी बात की, तो कंटेंट क्रिएशन को लेकर भी जो है उनका इंटरेस्ट काफ़ी रहा है। जी, और उसके बाद इस सब का तो वो एक वो थे ही अमालगम। उसके बाद वो जब एकेडमिक लाइफ में आए और जामिया मिलिया इस्लामिया के जो मास कम्युनिकेशन सेंटर के वो डायरेक्टर रहे, तो वहाँ भी आकर के उन्होंने काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाई और कई नए कोर्सेज शुरू किए जिससे आज भी बच्चे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। और वहाँ वो अपने ताल्लुकात के बलबूते पर बाहर से लोगों को, यहाँ तक कि लंदन से भी जो बीबीसी के लोग आते थे उनके जरिए से ट्रेनिंग करवाते थे। और उनकी कोशिश ये रहती थी कि जो उन्होंने सीखा यहाँ से लेके लंदन तक वो अपने बच्चों को भी सिखाएं, यानी जो बच्चे तालीम के लिए आते हैं, और एक अच्छा सहाफ़ी उन्हें बनाए जो हर फील्ड में क्रिएटिव हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कॉपी एडिटिंग हो, हर मायने में। और जो ये डेवलपमेंट जर्नलिज्म और आज का जदीद सहाफत का दौर है, उसके लिए बच्चों को तैयार करना, इसके लिए उनकी तमाम कोशिशें रहती थी। बिल्कुल कुर्बान अली साहब, क्योंकि एकेडमिक्स में भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, काफ़ी काम उन्होंने इसमें किया है, तो स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का इक्वेशन रहा है उबैद सिद्दीकी साहब का? देखिए, आज सुबह से ही जब से फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पे उनके इंतकाल की खबर आई, तो आप देखेंगी कि उस पर जिस तरह से बच्चे जो उनके ज़माने में, यानी 2004 से वो वहाँ थे, 15-16 बरस का अरसा उन्होंने वहाँ लगाया एज ए प्रोफेसर, तो बहुत सारे बहुत ही दर्दमंदाना तरीके से लोग उनको याद कर रहे हैं और अपनी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि वो अपने बच्चों में
कितने मकबूल थे और फैकल्टी के लोग भी उनको याद कर रहे हैं। और अलीगढ़ बरादरी एक बड़ा तबका जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन हैं उनके मैं देख रहा हूँ NRI इंडियन फोरम पर, वहाँ उन्हें खराजी अकीदत दी जा रही है, लोग याद कर रहे हैं। और हर कोई यही कह रहा है कि एक मुखलिस इंसान था जो बहुत लोगों से मोहब्बत करता था और जिसने ज़ाती तौर पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इदारे में रहा, उसकी फलाह व बहबूद की बात की, आम लोगों की फलाह व बहबूद की बात की और जिन लोगों से उसका ताल्लुक था उनके लिए एक वो बेहतरीन दोस्त और इंसान थे। बिल्कुल कुर्बान अली साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज इंसानी जंजीर बनाई गई जिसमें हज़ारों की तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ पैगाम आम किया। इस मौके पर एक मेमोरेंडम भी सदर जमहूरिया हिंद के नाम पेश किया गया जिसे बाब सईद पर पढ़कर सुनाया गया। तलबा तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी पर जमा हुए, वहां से चंगीगेट होते हुए बाब सैयद तक एक ह्यूमन चेन बनाई गई जिसमें सभी तलबा ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हाथों में हाथ देकर इंसानी जंजीर बनाकर यकजहती का पैगाम आम करते हुए हुकूमत के जुल्म के सामने न झुकने का ऐलान किया। तलबा के प्रोग्राम के पेश नज़र कैंपस के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। आज हम लोगों ने ह्यूमन चेन का प्रोग्राम करा था। आर्ट्स फैकल्टी से लेकर डक पॉइंट होते हम लोग बाब सैयद पे आए, तो इसमें हमने माननीय राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन भिजवाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो इसमें हमारी डिमांड ये है जो NRC, NPR, CAA जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल दोनों हाउस से, अपर हाउस लोअर हाउस से जो दोनों पास हो चुका है, हम इसको चाहते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से कि इस पे संज्ञान मिलें और इसको विड्रॉ करवाएं क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। हम जिस हिंदुस्तान के इज़्ज़तदार नागरिक हैं और जो सरकार हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को और देश के लोगों को सिक्योरिटी ना दे सके, ऐसी सरकार को स्थगित कर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और नई सरकार का चयन करना चाहिए जो कि कम से कम रोजगार के साथ साथ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को सुरक्षा कम से कम दे सके। CAA और NRC के खिलाफ है और इसमें हम लोगों ने सरकार से ये दरख्वास्त किया कि ह्यूमन चेन में हिंदुस्तान के संविधान के अंदर इस हिंदुस्तान भारत में सारे लोग एक हैं, एक साथ एक हाथ बांध करके साथ में चल रहे हैं। ना इसमें किसी मजहब का पता, ना किसी जात धर्म का पता, ना औरत और मर्द का अलग है, सारे लोग। हाँ। तो ये हम चाह रहे हैं सरकार ये वापस कर ले। हम लोग यही ह्यूमन चेन को बना करके यही एक मैसेज देना चाह रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये ह्यूमन चेन ये सरकार के काले कानून के खिलाफ हम निकालने हैं, जीवनी में बर्बरता, हत्या, ये सारी चीजें रखी जा रही हैं। ABPP कहता है कि हम मतलब ये अगला टारगेट हम MU रखेंगे। MU तुम्हारे बाप की जागीर है, MU मुताबिक तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अगर हम सरकार के काले कानून के खिलाफ उतर सकते हैं तो ABP हमारे आगे कोई जूते की नोक भी नहीं है। इस बात का मैं सबूत भी दिखा भी दूंगा। उर्दू के मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हम भी देखेंगे इन दिनों शिद्दत पसंदों को पसंद नहीं आ रही है। वहीं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदा मज़कूरा नज़्म को पढ़ने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें संगरा AMU रिसर्च स्कॉलर हैदर सैफुल्लाह ने फैज़ की नज़्म को पढ़ा जिसके बाद हज़ारों की तादाद में तलबा ने मज़कूरा नज़्म को दोहराया। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहे करा, जब जुल्मो सितम के कोहे करा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, रूई की तरह
महकूमों के पाँव तले, हम महकूमों के पाँव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़के हकम के सर पर, ये बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, में लिखा है, हम देखेंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से, सब बुत उठवाए जाएंगे, सब उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम अहले सफा मरदूदे मसनद पे बिठाए जाएंगे, मसनद पे बिठाए जाएंगे। एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से प्रोग्राम था जिसमें फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म जिसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी आईआईटी कानपुर में, और उन्होंने एक इंक्वायरी सेटअप की थी कि ये एंटी हिंदू नज़म है, उसको यहाँ आज पढ़ा गया है। और हैदर सैफुल्लाह आज हमारे गेस्ट थे जो हमारे सीनियर हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने ये नज़म पढ़ी फैज़ अहमद फैज़ की। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और इसके अलावा दो नज़म और हैं जो अभी वो पढ़ रहे हैं इस वक्त, और वो नज़म भी एक इनकलाबी शायर की हैं और एक इनकलाब लोगों के अंदर बढ़ती हैं, वो नज़म भी ये पढ़ रहे हैं। विवादित नज़म को पढ़ाने के पीछे क्या मकसद था? हाँ, ये विवादित नज़म नहीं है, ये नज़म बहुत पुरानी थी और बहुत पहले से लोग पढ़ते थे इसको, किसी भी मूवमेंट में इस नज़म को पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि ये उनको ज़्यादा हिट करती है, उनको ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ देती है नज़म। आईआईटी कानपुर वालों ने जिस पे सेटअप किया कि आप जो है इसको चेक करेंगे कि ये एंटी हिंदू है, जबकि ऐसा नहीं है, तो इसलिए उनको दिखाने के लिए कि ये सेकुलर नज़म है और इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। नाज़रीन, वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दाऊद इब्राहिम का करीबी एजाज लकड़वाला पटना से गिरफ्तार, मीठापुर बस स्टैंड से थी फरार होने की कोशिश, एजाज के पटना कनेक्शन पर पुलिस कर रही है तहकीकात। मुंगेर में तबाही की 8 फैक्ट्रियां, बड़ी तादाद में नामुकम्मल हथियार और पिस्तौल बनाने के सामान जब्त, 5 गिरफ्तार। रोहतास में रेस्टोरेंट में काम कराने के नाम पर बेची गई 7 लड़कियां, छत्तीसगढ़ और झारखंड की है नाबालिग, एक खातून समेत 4 शातिर गिरफ्तार। पटना इस्मत रेजी मामले में चौथे मुलजिम संदीप मुखिया ने किया सरेंडर, 3 मुलजिमीन पहले से ही पुलिस के शिकंजे में, तहकीकात जारी। सिल्क सिटी में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दिया हरियाली का पैगाम, भागलपुर को 584 करोड़ की स्कीमात की सौगात। क्या प्रशांत किशोर के लिए पार्टी से बड़ा है पैसा, दिल्ली में केजरीवाल के लिए बना रहे हैं हिकमत अमली, जेडीयू ने कहा शख्सियत से बड़ी है पार्टी। सीएम नीतीश कुमार के ख्वाब को झटका देने में जुटे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, 19 जनवरी को ह्यूमन चेन के लिए स्कूल खोलने के हुक्म को पटना हाईकोर्ट में किया चैलेंज। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गैंगस्टर एजाज लकड़वाला को पटना से गिरफ्तार किया है। लकड़वाला को मीठापुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के साथ ही ये सवाल भी गश्त कर रहा है कि आखिर एजाज लकड़वाला जैसा गैंगस्टर पटना में क्या कर रहा था। कहा जा रहा है कि एजाज दाऊद इब्राहिम का करीबी रह चुका है।
किसी जमाने में ये छोटा राजन का भी खास हुआ करता था। पटना स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से मुंबई पुलिस ने एजाज लकड़वाला को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अपने 2 करीबियों के साथ बस से दरभंगा जा रहा था। मुंबई पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि एजाज लकड़वाला 8 जनवरी को पटना आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलेंस के जरिए एजाज पर नजर रखना शुरू किया और फिर उसे गिरफ्तार किया जा सका। लकड़वाला नाम का गैंगस्टर जो भारत के बाहर से एक्सटॉर्शन कॉल्स देके बम्बई में काफ़ी लोगों को धमकाता था, उसे मुंबई सिटी क्राइम ब्रांच के अफसरान ने कल पटना में अरेस्ट किया। ये मुंबई पुलिस की टीम ने कल पटना के जक्कनपुर थाने से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी में उन्हें पटना पुलिस की मदद चाहिए। इस पर जक्कनपुर थाने से और दूसरे पुलिस पदाधिकारी मुंबई पुलिस की टीम के साथ गए और उन्होंने मीठापुर बस स्टैंड के एरिया से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम एजाज लकड़वाला बताया जाता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।